नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में हर सप्ताह की तरह ही हमारे साथ अभय जी और आनंद जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे सप्ताह भर घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, उनसे उभरने वाले राजनीतिक संकेतों के बारे में। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम आप तक एक संतुलित और काफी हद तक विचारोत्तेजक विश्लेषण प्रस्तुत कर पाएं इन दोनों विद्वानों के विश्लेषण के माध्यम से। मैं कार्यक्रम को आरंभ करूं इसके पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि अगर वे अभी तक नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं तो वे इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े। अभय सर और आनंद सर, आप दोनों लोग को नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में। आनंद सर, राहुल गांधी की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो वो तेजस्वी यादव के साथ कर रहे थे और जिस पर इंडिया ब्लॉक के कई नेता भी जुड़े, अखिलेश यादव जुड़े, स्टालिन जुड़े, तो वो तो आरा में एक सभा के साथ समाप्त होगी और शायद पटना में उनका एक बड़ा मार्च होने वाला है कल के दिन। इस पूरी यात्रा से क्या हम यह कहें कि बिहार की राजनीति में बदलाव आया है या देश की राजनीति में बदलाव के बड़े संकेत मिले हैं, या फिर हम यह कहें कि अभी 1-2 किलोमीटर चले हैं और 25 किलोमीटर और चलना है, कुछ ऐसी स्थिति है? नहीं, मैं दो तीन चीजें बताऊं। एक तो यह है कि अभी मेरी बात हुई है, हम लोगों के साथी हैं शीतल, वो इस समय मतलब मुजफ्फरपुर में हैं। दो तीन चीजें एक साथ में समेटने की कोशिश करूंगा। पहली चीज यह है कि उनका कहना यह है कि ग्राउंड पे ऐसा नहीं है कि एनडीए या बीजेपी साफ हो गई है, लेकिन जो जो बेसिक परिवर्तन जो वहां दिख रहा है ग्राउंड पे, वो यह है कि जो इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं वो बहुत उत्साहित हैं। मतलब वो जो एक डॉर्मेंट से पड़े रहते थे वो नहीं थे, लेकिन वो उत्साह है, और वो उत्साह सड़क पे, चौरस्ते पे, चाय की दुकान पे, वो मतलब वो उत्साह में आ गए हैं। तो एक तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है जो उनका कहना था कि अभी ये कहना कि बिल्कुल मतलब एक ही ठीक है, उससे एक जो बेसिक फर्क हुआ है ये है। दूसरा, इंडिया गठबंधन का एक साथ आना भी एक शुभ संकेत मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो जो पक्ष हो उसके उसके सामने एक मजबूत विपक्ष हो। अखिलेश यादव जी ने कल वहां बोला, अखिलेश यादव जी कोई बेस्ट ऑफ ओरेटर नहीं माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो टाइमली इंटरवेंशन होता है उससे उनको हरदम बहुत फायदा मिला है। मैं इसलिए इस बात को याद दिला दूं दर्शकों को कि अगर आपको याद हो तो लोकसभा में जब अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जात पे प्रहार कर रहे थे, तो अखिलेश यादव खड़े होकर उसमें उन्होंने उनकी जात पे को किया था। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वो बहुत ही वो ना हो, लेकिन जहां पे उनको बोलना चाहिए था और जिन शब्दों में कहना चाहिए था वो उन्होंने दर्शा दिया। ये जब कल अखिलेश यहाँ दिखे हैं और उसके साथ आए हैं, मैं बिहार में कितना उसका फर्क पड़ा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका एक उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक से फर्क पड़ा है। मतलब वो उसके वाइब्रेशंस आपको उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, जिसका टेक्निकली देखिए तो इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के वहां मौजूदगी से उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है उसमें कहीं ना कहीं एक हो रहा है कि देखिए देखिए शुरू हो गया, और हम लोग मतलब एक उत्साह कह लीजिए या स्फूर्ति कह लीजिए, वो एक बिल्कुल सर्टेनली उत्तर प्रदेश में भी वो आई है। ये बात मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि वहां हुआ इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ वाला एक नारा दिया, ये बिल्कुल चिपक चुका है। वोट छोड़ गद्दी छोड़, अब आप इससे बाहर नहीं हो पा रहे हैं। वो इसको खिसिया के, मुझे लगता है कि वो अब होगा क्या कि बीजेपी की तरफ से और गाली आएगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव या कोई ऐसा नहीं आता है, उसकी तरफ से गाली आती है, घुसपैठिए, जो जोड़ो यात्रा और क्या क्या। लेकिन इसका एक प्रभाव ये पड़ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे देश के विपक्ष को, जैसे होता नहीं रात में जो पहरेदार कहता है जागते रहो, उस तरह का एक बात इसलिए कही है। आज मैं देख रहा था कि बंगाल में अभी जो जो क्योंकि वहां लोकल लेवल पे ऑलरेडी लेटर चला गया है अब वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वहां पे अब भीड़ लग गई है, खास करके जो बांग्लादेश से लगे हुए जिले हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लेने की। क्योंकि अब हो क्या रहा है, ये बर्थ सर्टिफिकेट ही सारा कुछ डिसाइड करने जा रहा है कि आप नागरिक हैं या नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट, अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है राज्य, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य का इकाई है। अब वो ममता बनर्जी का, जैसा मुझे लग रहा है, जो मैं तो कोई मुझे फर्स्ट हैंड तो नहीं है, लेकिन जो इन आंकड़ों से लग रहा है, ममता बनर्जी ने बिल्कुल जिलों में कह रखा है कि आप युद्ध स्तर पे बर्थ सर्टिफिकेट जिनके हैं उनको इशू करिए।
नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलना बहुत आसान चीज नहीं होती, मतलब कई राउंड लगाओ, कई वो जाओ। मेरे ख्याल में इसको बहुत तत्परता से सरकार और पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वहां के जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, पश्चिम बंगाल की, वो ये इंश्योर कर रही है कि भाई जिसका जिसका तो कहना यह है कि यहाँ पे बिहार पे एसआईआर करके ऐसा नहीं होगा कि बंगाल में दे आर टेकन फॉर अ सरप्राइज। बंगाल में वो तैयार हैं, वो बंगाल में तैयार हैं अपने सारे कागज के साथ, अपनी सारी चीजों के साथ कि भाई जो जो वहां हो रहा है उसको हम कैसे वो करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे भी अभी सारा मामला खत्म नहीं हुआ है बिहार में। याद रखिए कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई हो रही है, और जो बिहार के अभी जो इमीडिएट आंकड़े जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं, उसमें जो 65 लाख लोग, देखिए पहली चीज तो यह है कि 3 माइलस्टोन इसलिए कर लें कि अभय जी उस पर कुछ हम लोगों को उस पर भी ज्ञानवर्धन करेंगे। अभय जी 3 माइलस्टोन है मेरे हिसाब से। एक ऑलरेडी, ये 3 फैक्ट हैं। बिहार में 8 करोड़ 18 लाख लोगों के पात्रता है जो वोटर बन पाए, 18 साल से ऊपर उनकी पात्रता 8 करोड़ 18 लाख है। ये एक एक फैक्ट है। दूसरा एक ये फैक्ट है कि जब ये जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस समय बिहार के वोटर 7 करोड़ 89 लाख थे, 7.89 करोड़। उसमें से 65 लाख लोगों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। तो अब वहां रह गए हैं 7 करोड़ 24 लाख वोटर। अब ये 7 करोड़ 24 लाख से अगर 8 करोड़ 18 लाख का सफर पूरा हो जाता है तो मैं ये मानूंगा कि ठीक है, वो कहीं कुछ हो, लेकिन ये सफर पूरा करना है, इस खाई को पूरा करना है। वो कितना इलेक्शन कमीशन पूरा कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि जो 65 लाख लोगों का जिनका नाम हटाया गया और उसके कारण करीब 22 लाख लोग मृत हैं, कुछ लोग अपने पते पे नहीं पाए गए हैं, कुछ लोग नहीं ट्रेसेबल हैं, उसमें से अभी तक जो अपना नाम जुड़वान मतलब अपने नाम का वो किए हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अनुसार मोटे तौर पे करीब करीब 30,000 बोल रहे हैं रफ फिगर, एग्जैक्ट फिगर्स भी आ गए, वो 33,000 लोगों ने कहा है। और करीब 1 लाख कुछ लोगों ने, मतलब वो मेरे पास यहाँ पे फिगर है, 1,97,000 लोगों ने अपना नाम का ये ऑब्जेक्शन किया जो हमारा नाम इंक्लूजन होना चाहिए। नए जो है वो 13 लाख है। मेरा कहना है ये सारा कुछ कार्रवाई करने के बाद भी अगर ये सब मान लें कि सब इलेक्शन का, तब भी ये 7 करोड़ 40 लाख से ऊपर नहीं पहुंच रहा है आंकड़ा। मेरे हिसाब से किसी भी लोकतंत्र में अगर आप करीब 80 लाख लोगों को जिनका अधिकार है उस अधिकार से वंचित करा रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े तबके को अपनी अपने उस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, इसको कैसे हैंडल करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, इस पे भी हम लोगों को थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि ये जो करीब 80 लाख लोग जिनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन सरकार की कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन की वजह से, और जैसा भाजपा कह रहा है कि विपक्ष के निकम्मेपने की वजह से, अगर विपक्ष निकम्मा है तो तुम भी निकम्मे हो, काम तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तुम्हारा भी ये काम था, पॉलिटिकल पार्टी ही का अगर ये काम था तो तुम भी उसमें शामिल हो। तो ये निकम्मापना कितना है, इस पे जरा मेरे हिसाब से वो भी एक देखने वाली बात होगी जो फाइनल फिगर जब आएंगे। कमल जी। ठीक है। अभी सर ये जब यात्रा शुरू हुई थी तो उसके बाद से राहुल गांधी तो अपने यात्रा के दौरान और तेजस्वी यादव भी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे और उसको उन्होंने एक नारा भी बना दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन फिर बात घूम फिर कर आ गई कि अच्छा इससे महागठबंधन को कितना फायदा होगा। तो जो बात आनंद सर कह रहे थे कि क्या वो चीज थोड़ी नेपथ्य में चली गई है मीडिया के विमर्श में कि असल में वोट चोरी का मसला है, असल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें से 80 करोड़ 80 लाख तक जो वोटर्स हैं उनके मतदाता का जो हक है मतदान का वो छीना जा सकता है। तो क्या ये चीजें थोड़ी नेपथ्य में चली गई हैं और ये भी एक जो डिस्कोर्स बनाया गया उसका एक हिस्सा है? क्या बात किसी और चीज पे करो, ये सब चीजें तो हल हो चुकी हैं? देखिए, कोई भी जब पॉलिटिकल एक्शन सड़क पे किया जाता है, चाहे आंदोलन किया जाए, धरना दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए, रैली की जाए और या यात्रा की जाए, रोड शो किया जाए, कुछ भी किया जाए, उसका राजनीतिक लाभ क्या होता है, ये हमेशा एक सवाल रहता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे निकले और तुरंत आपको वो राजनीतिक लाभ जो है वो उसमें अनुवाद होना शुरू हो गया उसका, और जैसे यूट्यूब में दिखाई पड़ता है कि आपके सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपको
दिखाई पड़ने लगा कि ये आपका राजनीतिक लाभ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बाकायदा योजना बनाकर कोशिश करनी पड़ती है, उसके अल्पकालीन और दूरगामी असर होते हैं, वो देर में दिखाई देना शुरू होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको 2 यात्राओं का जिक्र करूंगा आपके सामने। चंद्रशेखर जी ने एक बड़ी शानदार यात्रा की थी, एक जमाने में भारत यात्री कहलाए थे और उसका खूब अखबारों में छपता था, उनके पैरों में कितने छाले पड़े हैं, कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, किसने उन्हें जूते दिए हैं, ये सब चर्चाएं होती थी। उस यात्रा का चंद्रशेखर की छवि, व्यक्तिगत छवि को जो भी असर हुआ हो उनका सांगठनिक आधार कोई नहीं बढ़ा, उनका वोटिंग आधार नहीं बढ़ा, उनकी राजनीति पे उसका कोई असर नहीं पड़ा और इतिहास में वो केवल एक घटना के तौर पर दर्ज है, उसका कोई भारतीय राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ा चंद्रशेखर की यात्रा। दूसरी बड़ी यात्रा की लाल कृष्ण आडवाणी ने, रामरथ यात्रा, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे यात्रा थी। रामरथ यात्रा के पीछे एक योजना थी, एक संगठन था। उन्होंने रामरथ यात्रा को आधारशिला के तौर पर किया और उसके ऊपर भविष्य की राजनीति का शिराजा खड़ा किया उन्होंने। हमें चंद्रशेखर की यात्रा पसंद हो सकती है, रामरथ यात्रा हमें ना पसंद हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2 यात्राएं हैं और इन दोनों यात्राओं के अलग अलग किस्म के असर पड़े। क्योंकि एक यात्रा के चंद्रशेखर जी के पास ना तो संगठन था, ना उनके पास ऐसी कोई योजना थी, ना उनकी कोई पार्टी दमदार थी, कुछ नहीं। वो तो राजनीतिक तिकड़म जो होती रहती है, गठजोड़ राजनीति की तिकड़म, उसके जरिए 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे, बस हो गया काम। उनकी राजनीति उसके बाद समाप्त हो गई, चंद्रशेखर जी की राजनीति। रामरथ यात्रा की राजनीति आज तक चल रही है और आज जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 11 साल से सरकार में है केंद्र में और 6 साल पहले सरकार में रह चुकी है, उसके आधार में रामरथ यात्रा है लाल कृष्ण आडवाणी की, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसका नियोजित रूप से लाभ लिया गया। प्रश्न यह है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसका कोई नियोजित रूप से लाभ लेने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरा मानना है कि छोटे स्तर पर, बिहार के स्तर पर हो रही है कोशिश। एक तो माहौल उससे बन रहा है, जैसा कि आनंद जी ने बताया, बिल्कुल सही है। शीतल जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कोई एनडीए का सुपड़ा साफ जमीन पर नहीं हो गया है। बिहार की लड़ाई बहुत ही जटिल है और एनडीए अभी भी एक बहुत ताकतवर जमावड़ा है, मोर्चा है। जो मुझे जानकारी मिली है और कमल को भी ये जानकारी है, हम लोगों ने बिहार के कुछ पत्रकारों से बातचीत की, तो उससे हम लोगों को ये पता चला कि राहुल गांधी नियोजित रूप से, राहुल गांधी यानी कांग्रेस नियोजित रूप से जो ईबीसी है, जो अति पिछड़ा वर्ग है बिहार का, उसको कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो संविधान बचाओ उन्होंने सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में वही लोग थे ज्यादा और मंच पे भी उन्हीं बिरादरियों के नेताओं को बिठाया गया था, बाकी कांग्रेसियों को मंच से नीचे उतार दिया गया था। हम लोगों को उन जातियों के नाम भी पता है जिन जातियों के नेताओं को मंच पे निमंत्रित किया गया और राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनको बोलने का मौका दिया, मतलब वही लोग उस संविधान बचाओ यात्रा के साथ जोड़े गए। तो ये सब चीजें एक योजना के मुताबिक की जा रही हैं। कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, कोई नहीं जानता। इसके पीछे रणनीतिक धारणा यह है कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये एक ऐसा वर्ग है जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़, नीतीश कुमार या एनडीए से इसका एक हिस्सा छीना जा सकता है और कांग्रेस उसे अपने साथ लाना चाहती है। और मेरा मानना है कांग्रेस इस प्रक्रिया को अंत तक चलाएगी और लोगों को टिकट भी ज्यादा देगी, अपने कोटे, उसके कोटे में जो टिकट आएंगे वो भी टिकट देगी। तो अगर कांग्रेस ऐसा करेगी तो वो महागठबंधन के वोटों के अंदर एक वैल्यू एडिशन करती हुई नजर आएगी, जो पिछली बार वो नहीं कर पाई थी। पिछली बार कांग्रेस ने महागठबंधन को नीचे खींचा था, टांग पकड़ गए। तेजस्वी ऊपर जा रहे थे और कांग्रेस ने नीचे खींचा, प्रदर्शन खराब था, स्ट्राइक रेट खराब था, सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर करती तो इस वक्त कांग्रेस, तेजस्वी यादव की और कांग्रेस की सरकार होती बिहार में। तो वो कांग्रेस चाहती है कि इस बार वो हम ना करें, हम लोग कुछ वो भी करें। तो ये एक प्रयास उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी खबरें चलाई जा रही हैं और हमारे कुछ साथी भी उन खबरों के शिकार हो जाते हैं। जो गोदी मीडिया द्वारा, भाजपा के रणनीतिकारों द्वारा खबर चला। अब नई खबर क्या बनाई गई है? नई खबर ये बनाई गई है कि बिहार की कांग्रेस ने, राहुल गांधी नहीं, केंद्र नहीं, बिहार की कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अगर हमको 50 से कम सीटें मिली तो फिर हम दिल्ली की तरह अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में और तेजस्वी का वो हाल कर देंगे जो अरविंद केजरीवाल का किया। इस प्रकार की खबर चलाई जा रही है और
विपक्ष की राजनीति के प्रति हमदर्दी रखने वाले पत्रकारों को भी इसका थोड़ा थोड़ा यकीन हो चला है। क्यों यकीन हो चला है? कि राहुल गांधी ने अभी तक अपने मुंह से नहीं कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा, अब आप सोचिए जरा, इस खबर के जो खबर चलाई जा रही है, इसकी जो प्रामाणिकता कितनी बचकानी, और मतलब इसमें एक पल के लिए विश्वास नहीं किया सकता। दिल्ली की राजनीति अलग तरह की है, बिहार की राजनीति अलग तरह की है, इसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरह की है। बिहार की भाजपा ने साफ किया भाई, महाराष्ट्र का मॉडल टिकट बांटने का नहीं चल सकता बिहार में। वहां नीतीश कुमार को उन्हें खुश रखना होगा। नीतीश कुमार को उन्होंने तकनीकी रूप से इस बंटवारे में भी बड़ा भाई मानने का निर्णय लिया है, जबकि बिहार में तो, महाराष्ट्र में तो बड़े भाई क्या, महान बड़े भाई वही थे, बाकी सब तो छुटवैये थे उसके अंदर। अब यहां पर दिल्ली में कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी ने उसे बर्बाद कर दिया, दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई विधानसभा के क्षेत्र में। देखिए, कांग्रेस ने इसी पार्टी के साथ लोकसभा में समझौता किया, विधानसभा में समझौता तोड़ा। इवन आम आदमी पार्टी ने ही पहले तोड़ दिया, वो तो उन्होंने बाद में बयान दिया। तो वहां भी कांग्रेस लचीले तरीके से चलती है। तो इस प्रकार की घटिया खबरें चलाई जाती हैं कि कांग्रेस जो दिल्ली का मॉडल है वो बिहार में लागू करेगी। इस तरह की खबरों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए। जब सीटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से कुछ तनाव पैदा होगा, निश्चित रूप से कुछ खींचतान होगी, हर जगह होती है। अभी एनडीए में भी होती दिखाई पड़ेगी। सिद्धांततः आप जो फार्मूला तय कर लेते हैं तो उसमें भी खींचातान रहती है, एक दूसरे को धमकी वमकी भी दी जाती है। लेकिन इस तरह की खबरों का शिकार नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि महागठबंधन की राजनीति बिहार में बहुत अच्छी चल रही है। लड़ाई अभी जीती नहीं गई है, लेकिन लड़ाई जीतने की तरफ मैं कहता हूं पहला मजबूत और प्रभावी कदम उठा दिया गया है, जिसके अल्पकालीन परिणाम बिहार चुनाव में सामने आएंगे और दीर्घकालीन परिणाम 2029 की लोकसभा लड़ाई तक धीरे धीरे सामने आते रहेंगे। आनंद सर, अन्य मुद्दे पर जाने से पहले मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने तो एक डेडलाइन दिया था राहुल गांधी को कि भाई इस तारीख तक आप या तो माफी मांगिए या फिर वो कुछ ऐसा उनके लजिस लगा था कि वो कुछ करेंगे, वो कुछ कर तो नहीं पाए। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग कुछ ऐसा कर पाया है इस अवधि में जिससे आम लोगों का भरोसा यह बढ़े कि वो गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, या फिर हम ये कहें कि उसकी छवि में लगातार गिरावट आ रही है, तो फिर विपक्ष किस भरोसे के साथ चुनाव में आगे बढ़े इस तरह की चीजें जब सामने आ रही हैं तो? नहीं, इसका मैं इसको एक दो बार और शायद पिछली बार भी कहा था। एक पुराना मजाक ये चलता है कि मतलब एक पति पत्नी में पति रोज धमकी देता था कि अगर सुबह गर्म पानी नहीं किया तो मैं ठीक, अगर सुबह पानी गर्म मिलना चाहिए मुझे 5 बजे। लेकिन उसने क्या कर लोगे, उसने ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो इलेक्शन कमीशन में वही ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी कहे कि भाई 21 दिन में नहीं, 21 दिन नहीं करोगे तो मैं अपना काम कर, मतलब ये सब उन्होंने पॉलिटिकल बन के एक जो वो किया था, वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में उनको करना नहीं चाहिए था। ना उनकी गर्मा के अनुकूल था, ना किसी वो। मैं एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं जो अभय भाई ने कहा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी की यात्रा उस समय हम सब लोग भाई उसमें बड़ा अच्छा लगता था कि चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, कुछ नया तरह का प्रयोग हो रहा था बहुत दिनों के बाद। लेकिन ये फैक्ट है कि चंद्रशेखर जी के पास कोई संगठन नहीं था। चंद्रशेखर जी को व्यक्तिगत रूप से जरूर फायदा हुआ कि भोरसी आश्रम में उनको एक बड़ी जगह देवीलाल ने दे दी, जिसपे वो बहुत, जब तक वो रहा। उसके बाद वो भी कब्जा उनसे चला गया। तो इस तरह के कुछ फायदे तो हो गए थे कि उनको दिल्ली के पास एक भोरसी आश्रम, और उनका जरा जलवा उससे ठीक हो गया था। लोग भोरसी जाते थे, चंद्रशेखर जी खेती करते थे, लोग वहां खाना पीना खाते थे, वो सब ठीक था। लेकिन उसका कोई, और ना मेरे ख्याल में चंद्रशेखर जी ने जब यात्रा कर रहे थे तो कोई संगठन के रूप में भी उसका कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है। पहली चीज ये है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसके पीछे खड़ी हुई है। दूसरा ये है जो मुझे चेंज लग रहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा किए थे तो शायद मेरे ख्याल में वो राहुल गांधी का दुस्साहस था। मैं उसको साहस नहीं बोलता, मैं उसको दुस्साहस कहता हूं, क्योंकि उस तरह का दुस्साहस हालिया राजनीति में हमने किसी ऐसे नेता को करते हुए नहीं देखा है। राहुल गांधी ने वो दुस्साहस किया, और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का, जिसको टर्न अराउंड कहते हैं, वहां से शुरू भी हुआ। इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आज की तारीख में वो इंडिया गठबंधन के अब पिवटल, अब की फिगर राहुल गांधी हो गए हैं। यही अखिलेश यादव के पूरे उत्तर प्रदेश से ये यात्रा गुजर रही थी। अखिलेश यादव नहीं गए थे, साथ में थे लेकिन गए नहीं थे, उस यात्रा में जुड़े नहीं थे। आज जो अभय जी कह रहे थे कि इसके फायदे आप कोई थर्मामीटर लेके नहीं जोड़ सकते हैं। यात्रा चल रही वहां, अखिलेश यादव गए वहां, फायदा हुआ है उत्तर प्रदेश में। मैं ये इसको तो डंके की चोट पे कह सकता हूँ,
फायदा बहस ये हो सकती है कि मैं कहूं 10 वोट का फायदा हुआ है, अभय जी कहें नहीं 20 वोट का हुआ है, कोई कहे 2 वोट का हुआ। फायदा तो हुआ है, मतलब वोट की दृष्टि से भी यहाँ फायदा हुआ है। दूसरा, ये जो सीटों का बंटवारे का तनाव है, मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा सिरदर्द एनडीए में है। एनडीए में और इस पूरी यात्रा का अगर आप ये कहिए कि किसको फायदा हुआ, तो मेरे हिसाब से ना वो राहुल गांधी है, ना तेजस्वी, ना अखिलेश, ना मोदी, ना वो, उसका फायदा नीतीश कुमार को हुआ है। इस पूरी यात्रा का अगर एक बेनिफिशियरी उठा के देखिए तो वो नीतीश कुमार है, जिनकी सीट पे संकट था कि उनको पिछली बार 115 सीट पे लड़े थे, अब इस बार मालूम नहीं 75 मिलेंगी कि 70 मिलेंगी। अब वो आ गए हैं कि अब ये बार बार हो रहा है कि नहीं, बराबर की सीट, बराबर की सीट, बराबर की सीट। तो अब कम से कम इसके बेनिफिशियरी अगर कहें तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसके हमारे नीतीश कुमार रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अब लोगों के मन में, जब हम और आप भी चर्चा करते हैं, लोग कहीं ना कहीं अब इस बात को मानने लगे हैं कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के यहां से कुछ गड़बड़ हो रही है। ईवीएम वाला मामला उतना नहीं चिपक पाया था, लेकिन जब एक वोट, एक कंस्टिट्यूंसी के वोट को इस तरह से आप पेश करते हैं और प्रेजेंटेशन के करते हैं, तब वो चीजें शायद स्पष्ट होने लगती हैं। और वो जो 8 करोड़ 18 लाख वोट की बात है, वो देखिएगा देर सवेर वो बात आएगी। जितने लोगों का वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, और उसमें से अभी तक तो इन लोग एक भी घुसपैठिया नहीं बता पाए हैं, मैं ये मान कर रहा हूं कि उसमें कोई घुसपैठिया नहीं है। आप जरा उस एक फोर्स को देखिए, उस फोर्स में 80 लाख में 80 लाख लोग नहीं उतरेंगे सड़क पे। 8,000 लोग भी अगर सड़क पे उतर के इस गुस्से से कि हमारे वोट काटे गए हैं, 243 कंस्टिट्यूंसीज हैं, अगर आप एक जल्दी से गुणा कर लीजिए तो 40 लोग पर कंस्टिट्यूंसी आते हैं। 40 लोग अगर सुबह से शाम तक इसमें कि ये बेईमानों ने मेरा वोट काट दिया, अगर इस नियत के साथ घूमेंगे तो 40 लोग भी एक विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में बहुत होते हैं। मतलब विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में 40 लोग अगर इस पे कमर कस के घूमे, तो ये एक जो ये काम किया है, ये मेरे ख्याल में आत्मघाती कदम है बीजेपी का। शायद अभी उसका ये नुकसान पता नहीं लग पा रहा है, उसको हम लोग कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नुकसान तो बीजेपी का ही हुआ है। उनका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का नुकसान 100% हुआ है। कमल जी। मैं थोड़ा इससे अलग हटते हुए एक दो प्रश्न करूंगा जो कि इस हफ्ते के हुए घटनाक्रम में। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चीन के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं वैसे, और उस बातचीत में वो ये जो उनको टैरिफ लगा है भारत पर, शायद उसको संतुलित करने के लिए कुछ चीजों को दिखाना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस संदर्भ में जो भारत सरकार की नीति है टैरिफ के पूरे मसले पर, उसे आप सही दिशा में मानते हैं या उसपे एक भ्रम की स्थिति है, और क्या इससे भारत की राजनीति पर भी कोई बहुत गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है? देखिए, चीन अमेरिका के साथ में अलग से डील कर रहा है, जापान अमेरिका के साथ अलग से डील कर रहा है, दुनिया के सभी देश, यूरोपियन देश अमेरिका के साथ अलग से डील कर रहे हैं। अगर चीन भारत के साथ कोई डील करता है तो वो एक अलग चीज है, उसका अमेरिकी टैरिफ से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यह है कि चीन और भारत के बीच में समझौता क्या होगा, इस पे हमारी निगाह रहनी चाहिए। जैसे कि आज टीवी पे सवेरे से खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत हो रही है। ये बातचीत, खबर इस तरह चलाई जा रही है जैसे कि वो दो कमरे में बैठे हुए हैं, चुपचाप अलग से बातचीत, ऐसा नहीं है। ये दो प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बातचीत हो रही है। एक का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एक का नेतृत्व शी जिनपिंग कर रहे हैं। और कोई ये भी खबर आ रही है कि सीमा पर कैसे शांति रखी जाए और आपसी झगड़े ना हो और तनाव ना बढ़े आगे, तो उसकी उसका कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। तो इस मैकेनिज्म को क्या वो लोग कह रहे हैं अर्ली हार्वेस्ट डील, यानी फसल पूरे पके इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, जितनी पकी है उतनी ही काट लो। इसका मतलब ये हुआ, फसल जितनी पूरी पके उसका इंतजार मत करो, जितनी पकी है उतनी ही काट लो। तो यानी सीमा विवाद का हल अभी बहुत दूर है। अच्छा, अब इस शांति कैसे रखी जाए, इसमें यह भी अंतर्निहित है कि जो यथास्थिति है वो ही कायम रखी जाए। यानी चीन ने जितनी जमीन दाब ली है उतनी तो वो दाबा ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें गेन लाभ ये होता है कि वो आगे और नहीं दाबेगा जब तक वो न चाहे या जब तक वो समझौते को माने। आपकी जमीन जितनी उसने दाब ली है, जो निश्चित रूप से दाब ली है, भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है इसको, तो कोई विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है, रणधीर जायसवाल ने, अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि वो तो जमीन उसने दाबी ली है। तो अब सवाल यह है कि ये कह के आप ये संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ सीमा विवाद के मामले में ठीक हो गया है,
ये एक झूठा संदेश है। सीमा विवाद अभी भी अपनी जगह मौजूद है। दूसरा रहा भारत और चीन के बीच में जो वाणिज्य का सवाल है, उसमें चीन का हाथ बहुत ऊपर है, भारत का हाथ बहुत नीचे है। भारत चीन से बहुत बड़े ऊंची टेक्नोलॉजी की और साधारण किस्म की हर तरह की वस्तु आयात कर, व्यापार घाटा जो है वो उसमें चीन ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है भारत से, भारत ने उसके मुकाबले बहुत कम किया है। इसका भी कोई हल नहीं है भारत के पास। मुझे तो ये डर लग रहा है, अखिलेश यादव ने जो आलोचना की है वो आलोचना से मैं आर्थिक दृष्टि से सहमत हूं। मुझे डर लग रहा है कि भारत की कमजोरी का लाभ उठाकर चीन बड़े पैमाने पर भारत के बाजार में डंपिंग करेगा। यानी जो माल वो अमेरिका को भेजता था, चूंकि ज्यादा टैरिफ के कारण वो माल अमेरिका में नहीं बिकेगा, तो उस माल को औने पौने दामों में भारत में डंपिंग की जाएगी उसकी। क्योंकि चीन के अंदर जो उत्पादन की मशीनरी है वो तो बड़ी विकट और भयानक और बहुत विशाल है ना, वो तो हर क्षण उत्पादन करते रहते हैं, निचले से लेके ऊंचे स्तर तक की चीजों का। उन्हें बाजार चाहिए। अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर चीनी माल का आयात करता था, वो टैरिफ की वजह से वो गड़बड़ा गया है, तो वो कहीं ना कहीं जो बचा हुआ माल कहीं ना कहीं तो दिया जाएगा, कहीं ना कहीं तो फेंका जाएगा उसको, तो भारत में डंपिंग होगी, दूसरे कुछ देशों के मार्केट में डंपिंग होगी। तो ये सब चीजें, जब भारत में चीन का माल डंप होगा तो उससे भारतीय माल को नुकसान होगा, क्योंकि चीन तो औने पौने दामों में यहाँ माल डालेगा, वो तो थोड़ी सी लागत निकल जाए और जरा सा मुनाफा हो जाए, बस इतना ही काफी है चीन के लिए। और उसमें भारतीय माल मार खाएगा, उसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था उससे मार खाएगी। तो इस सब दूसरे ये है कि अगर भारत, चीन, जापान, ब्राजील, यूरोप, मैक्सिको, कनाडा, ये सब मिलके ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बना लेते हैं ग्लोबल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो कोई बात होती, तो अमेरिका पे दबाव होता। वो ट्रंप ने होने नहीं दिया। ट्रंप ने बहुत चालाकी के साथ सब देशों के साथ अलग अलग डील कर ली। ये चालाकी उनकी बड़ी जबरदस्त है, हम लोग पहले समझ नहीं पाए थे इस चालाकी को। अलग अलग डील कर ली, इससे सारी दुनिया का जो उनके खिलाफ मोर्चा बन सकता था वो बना ही नहीं मोर्चा। ट्रंप ने जो रूल बेस्ड ट्रेड था दुनिया में, नहीं कोई नियम आधारित जो व्यापार होता था, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो ग्लोबल संस्थाएं बनाई थी उनको निष्प्रभावी कर दिया। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई बड़ी ग्लोबल गोलबंदी नहीं हुई ट्रंप के खिलाफ, और भारत भी उस गोलबंदी को नहीं। अच्छा, दूसरे ये हमें स्पष्ट कर देना चाहूंगा, भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो विश्वास पर आधारित नहीं है, वो अविश्वास पर आधारित है। दोनों एक दूसरे पर यकीन नहीं करते, और सही बात है, उनका इतिहास यकीन करने से उन्हें रोकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को गाना बजाना चाहिए इस सवाल के ऊपर। जो मीडिया है, सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया जो है, वो तो कोई भी मोदी जी की बात उसको ले उड़ता है और फिर उसके ऊपर, उसके इर्द गिर्द एक भव्य एक प्रभामंडल बनाने की कोशिश करता रहता है। तो हम लोगों को कम से कम अब इतने साल हो जाने के बाद सतर्क हो जाना चाहिए कि इस प्रकार की बातों के चक्कर में हम ना पड़ें, और गोदी मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो चर्चा हो रही है, उसको रेफरेंस के तौर पर और संदर्भ के तौर पर अपनी चर्चा में इस्तेमाल ना करें। आनंद सर, मोहन भागवत जी ने इस सप्ताह, जो बीता हुआ सप्ताह है, उसमें एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने उस पर एक कटाक्ष भी किया कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हम नहीं चुनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 75 सालों का रिटायरमेंट की बात मैंने कही नहीं थी, उसे गलत समझ लिया गया। मेरा आपसे सवाल ये है कि उनके इस प्रश्नोत्तरी, जो उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके संदर्भ में, भारतीय राजनीति के संदर्भ में हम क्या निष्कर्ष निकालें? संघ एक सांस्कृतिक संगठन है या उसने अपनी भूमिका बदल ली है? किस तरह की चीजों को हम उसमें पढ़ सकते हैं? मैं उस पे आऊं, उससे पहले मैं एक दो चीजें ऐड कर दूं जो अभय जी ने कही है। अभय जी चूंकि प्रोफेसर रहे हैं तो इनके पास ये शब्दों को बहुत इज्जत के साथ करते हैं। अब ये कह रहे हैं वो ट्रम्प की चालाकी है कि वो हमारी मूर्खता है। हम मूर्ख हैं कि वो चालाक है? भाई ये दोनों अलग अलग चीजें। आप इतने मूर्ख हैं, आपके पास अकल ही नहीं है कि अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं उसकी चालाकी नहीं मानता हूँ, मैं उसको ये मानता हूँ कि हम मूर्ख थे, हम अपने किसी और चीज में खुश हो रहे थे। मैं एक दो चीजें स्पष्ट कर दूं अभय जी, ये जो आज पूरा डिटेल निकला है, ये जो एससीओ की मीटिंग है वो टियानजिन में है, वो 120 किलोमीटर है बीजिंग से। बीजिंग में प्रधानमंत्री मोदी और जी जिनपिंग साहब जो हैं, वो 40 मिनट का उनका टोटल मुलाकात है, 40 मिनट्स। और मेरी जो सूचना है उसके अनुसार
शी जिनपिंग जो हैं वो गुजराती और हिंदी नहीं बोल पाते हैं, जो मेरी सूचना है। वो अगर इस बीच सीख लिए हो तो मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है मोदी जी कहें बाहर निकल के कि उन्होंने कहा केम छो, और फिर मैंने उनको कहा, फिर मैंने फाफड़ा खिलाया, उन्होंने कहा मेरे गांव में से वो फाफड़ा उनके पिताजी। वो तो हर जगह कुछ ना कुछ एक अपनी झूठी स्टोरी बताते रहते हैं। और मोदी जी अंग्रेजी और चीनी नहीं बोल पाते हैं, ये भी मुझे ये तो पक्का है। इसके लिए तो मैं लिख के कहीं दे सकता हूँ कि इनको ना चीनी पता। अच्छा, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर रहता नहीं है, तो उस 40 मिनट में जो एक्चुअल वार्तालाप होगा वो 10 ही 15 मिनट का होगा। बाकी तो ट्रांसलेट भाई ये बोलेंगे, ट्रांसलेटर जो बैठा होगा वो उनको बताएगा कि इन्होंने क्या बोला, फिर वो उनसे बोलेंगे, वो इनको बताएगा। ये वार्ता कुल 10-15 मिनट की होगी। देखिए, वार्ता अगर आप 6-7-8 घंटे की नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। आप अगर याद करिए, पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का की वार्ता का शेड्यूल टाइम 7 घंटे से ऊपर था। ये माना गया था कि 7 साढ़े 7 घंटे की वार्ता चलेगी। वो जब 3 घंटे में, ढाई 3 घंटे में निकल आए तो हुआ कि अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इसका मतलब कुछ हुआ नहीं। 3 घंटे में ये माना गया कि यहाँ कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं मिला। अब मोदी जी के पास जादू की छड़ी है, वो तो जाके ऐसे ही करेंगे, झप्पी डालेंगे। वो कहते हैं ना, झप्पी डालेंगे और वो शी जिनपिंग बिल्कुल कहेगा कि नहीं नहीं, अब हम उल्टा कर दे रहे हैं, तुम ही सब एक्सपोर्ट करो, हम इम्पोर्ट कर। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें कल सुबह से आने लगेंगी। दूसरा, 1-2 चीज़ें इसलिए मैं स्पष्ट कर दूँ, चीन का 3 सितंबर को विक्ट्री डे है। चीन उसको उसको मना रहा है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और चीन का जो जो वो इलाका था जो जापान ने कब्जा कर रखा था, वो उससे फ्री हुआ, तो चीन विजय दिवस के रूप में 3 सितंबर को अपना विक्ट्री डे मनाता है। उसका 80 साल हो रहा है। चीन उस दिन अपने, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी होते है, उस तरह अपने उसको दिखाता है, मतलब ही एग्जिबिट्स ऑल हिज माइट। उसके लिए उसने दुनिया के 26 राष्ट्राध्यक्षों को बुला रखा है। उसमें सब वो पुतिन भी हैं, सारे लोग हैं, ईरान वाले भी आ रहे हैं, सब। लेकिन जो इम्पोर्टेंट भारत की दृष्टि से, उसमें उसमें पाकिस्तान है, उसमें नेपाल है, उसमें म्यांमार है, ये 3 आपके अगल-बगल के हैं। आप वहाँ पहली को आ रहे हैं, आपको नहीं बुलाया गया है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपको बुलाया जाता, हो सकता है आप नहीं रहते, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ आपको नहीं बुलाया गया है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो ट्रंप नहीं है जो वहाँ के जनरल को बुला के बात कर रहा हो, वो उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक अजीब सी चीज़ इस देश को भी समझाना ज़रूरी है, और वो इस देश के हर व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। हम अभी पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे हम सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरे लोगों को कह रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमारा बताया गया कि हमारी हमारी जो घर की हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थी, उनके मांग का सिंदूर पाकिस्तान ने उजाड़ा है और हम उसका जवाब देंगे। उस पाकिस्तान से 14 सितंबर को भारत क्रिकेट मैच खेल रहा है जय शाह के सुपरविजन में। ये जानना जरूरी है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, मैं ये कर दूंगा, और आपके होम मिनिस्टर का लड़का जय शाह जो आईसीसी, वो क्रिकेट मैच करवा रहा है। इस क्रिकेट मैच के बिना आपका कौन सा वो हो जाता? मेरे हिसाब से उस सिंदूर की हंसी उड़ा रहे हैं। दूसरा, आपके जनरल साहब ने, आपके जो सेकंड इन कमांड जनरल थे, उन्होंने कहा था कि ये जो पूरी वॉर लड़ी गई इंडिया पाकिस्तान के अंडर द सुपरविजन ऑफ चाइना, उन्होंने बोला था अंडर द सुपरविजन ऑफ चाइना। आप वहां जाके चाइना के साथ हे कर रहे हैं। क्या स्टैंड ले रहे हैं आप? क्या वहां जाके आप पुलवामा की एक बात करेंगे? आप चीन की धरती से क्या बोलेंगे कि पुलवामा की मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ मैंने उनको कड़ा जवाब दिया? आप वहां हे करते हुए आ जाएंगे। देश के लोगों को इसका जवाब भी कहीं ना कहीं इनसे मांगना होगा। अब मैं जो जो आपका मूल प्रश्न था आरएसएस का, मैं अभी तक ये सोचता था कि ये थोड़ी सी इंडिविजुअल बीमारी है। हमारे आपके बहुत से दोस्त हैं जो हैबिचुअल झूठ बोलते हैं। आपके साथ भी बहुत से, वो चाहे प्रोफेसर हो, वो चाहे स्टूडेंट हो, कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। तो मैं अभी तक ये मानता था कि मोदी जी की आदत झूठ बोलने की, भाई बचपन नहीं घर में डांट पड़ी होगी। मोदी जी अपना बाहर निकल गए थे, हिमालय पे थे, वहां पे कोई बोला तो एक झूठ, हैबिचुअल लायर है। मुझे नहीं था कि वंशागत इनकी डीएनए की समस्या है। ये जो आरएसएस है, ये उसकी समस्या है, क्योंकि मोहन भागवत के तो बयान है, कोई मैं और आप नहीं कह रहा हूं। जुलाई महीने में अभी अभी मोहन भागवत जी, अभी जुम्मा 2 महीना हुआ है, ये इनके बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 साल के आगे नहीं जाना चाहिए। ये तो इनके बयान है, हमारे आपके बयान नहीं है। और दूसरा, मुझे जो लगता है ना कि ये जो बताना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो हमारे डॉक्टर मोहन भागवत हैं, ये जानवरों के डॉक्टर हैं, तो शायद ये समझ नहीं पाते हैं पुरुषों की भाषा। ये अपना कुछ ऐसी दवा देते हैं, फिर ये कहते हैं ऐसे समझ लो,
तो वो हम और आप नहीं समझ पाएंगे। अब जो जो ये समझते हैं भाई आरएसएस को वो हाँक रहे हैं, आरएसएस में वो अपने ढंग से कुछ दवा ववा देते हैं, वो उस तरह से उनको आगे ले जाते हैं। हमारे आपकी समझ में इन्होंने झूठ बोला है, जो मेरी आपकी साधारण समझ है। अब उसको वो कुछ बताएं कि जैसे होता है ना कि वो तो भाई कहा ही जाता है कि मेरे घर में भी मतलब मेरे कोई आदरणीय इस प्रोफेशन में है, उनका कहना यह है कि इसकी दवा देना ज़्यादा मुश्किल होता है व्यक्ति आदमी से। तो वही ज़रूर बात है कि उनके लिए मुश्किल रहा होगा, उन्होंने कुछ और कहा होगा जिसका आम आदमी ये मतलब समझा। मुझे तो ये समझ में यही आया कि वो झूठ बोल रहे हैं। कमल जी। अभी सर एक सवाल, जो इंडिया टुडे ग्रुप एक सर्वे करता है हर समय मूड ऑफ द नेशन करके, उसके बारे में उसमें बहुत सारी बातें आई। जो सबसे प्रमुख बात आई वो ये कि एनडीए बड़े आराम से जीत रहा है और नरेंद्र मोदी पहले की तरह ही सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। हालांकि मैं जब भी उस खबर को देखता, कमेंट सेक्शन में मैं यूट्यूब पे जाता हूं तो अधिकांश कमेंट यही रहते कि ये झूठ है, फर्जी सर्वे है, इमेज बनाने की कोशिश है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसे लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए इसे, या इस तरह के अन्य सर्वे को भी? देखिए, सी वोटर का सर्वे बहुत कुछ कहता है। हर सर्वे की सीमाएं होती हैं, लेकिन सी वोटर के सर्वे बहुत कुछ कहता है। पहली बात तो यह है कि सर्वे कहता है कि 2024 में जब भाजपा ने बहुमत खोया था, राजनीति जो थी वही राजनीति अभी भी रुकी हुई है। भाजपा को आज भी बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है। 260 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को भी 90 के पार सीटें मिल रही हैं, उसको भी 90 के पार सीटें मिली। मतलब मोटे तौर पे देखा जाए, सी वोटर का सर्वे का संदेश ये है कि राजनीति वहीं रुकी हुई है। अब इसके कुछ और भी संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि मोदी की लोकप्रियता भी जहां थी वहीं ठिठकी हुई है, आगे नहीं बढ़ी है मोदी की लोकप्रियता। दूसरा संदेश ये है कि राहुल लोकप्रियता में मोदी से पीछे है, लेकिन उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। दूसरा, मोटी तौर पर संक्षेप में कह रहा हूं, वो संदेश ये है कि उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। अब मोदी की 2023 में और 24 के चुनाव से ठीक पहले जो लोकप्रियता थी और आज जो लोकप्रियता है उसमें 14% की गिरावट है। 14% की, थोड़ी बहुत नहीं है। आप 23 से 25, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 14% की गिरावट है उसमें। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी बहुत तरह तरह से फंसे हुए हैं। कहीं ट्रंप ने आंकड़ा फेंक रखा है, कहीं चीन ने आंकड़ा फेंक रखा है, कहीं बेरोजगारी ने आंकड़ा फेंक रखा है, कहीं महंगाई का आंकड़ा है, कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आंकड़ा है, अध्यक्ष नहीं बनाने दे रहे। तो बहुत तरह तरह से फंसे हुए हैं और ये लगातार बचाव की मुद्रा में है। हर जगह पतली गली ढूंढ रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सत्ता की निरंतरता कैसे सुनिश्चित की जाए, इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। मतलब वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो इससे ये साबित होता है। अब आप देखिए, कभी भी कोई चीज अपनी जगह पर जड़ नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, या तो वो ऊपर जाती है, नीचे रहती है। अगर कोई चीज जड़ है तो या तो मोदी जी की लोकप्रियता ग्राफ अभी नहीं 5-6 महीने में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब हो ही नहीं सकता कि एक जगह रुकी रहे कोई चीज। कितने दिन तक रुकी रहेगी एक जगह? कितनी भी तिकड़म कोई कर ले, तिकड़म से थोड़ा राजनीति चलती है। या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं ज्यादा क्यों कहूं, वक्त बताएगा कि उनका ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो कम से कम सी वोटर के सर्वे से, हर सर्वे इंडिकेटिव होता है, हमें ये संदेश मिलते हैं। ये मेरा कहना है। आज के इस कार्यक्रम को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आनंद जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, इसके कार्यक्रमों को देखें, उन पर अपनी टिप्पणियां दें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।